नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट प्री और रीट मेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 6 लेकर आया हूं। शिक्षण विधियों का ये पेपर लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा साथियों। तो बिल्कुल, यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो बेहतरीन प्रश्नों के साथ में आप तैयारी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर शिक्षण विधियों के साथ में ही हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी, बाल विकास अथवा मनोविज्ञान के प्रश्न भी, राजस्थान जीके के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का चयन कीजिए। शामपट्ट, कठपुतली, नाटक या OHP। तो चार शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर दे रखी है। इसमें से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है? तो साथियों, जो शामपट्ट है, जो कठपुतली है, जो नाटक है, ये तीनों ही प्रक्षेपी नहीं हैं, बल्कि जो चौथा विकल्प है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर सिरो प्रक्षेपी यंत्र, जिसको हिंदी में कहा जाता है, यह एक प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री है। पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, ब्लूम का नाम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अधिगम के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उद्देश्य, इकाई योजना या इनमें से सभी? तो देखो, BS ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम की अगर हम बात करें तो बेंजामिन ब्लूम का जो नाम है वो उद्देश्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने कर रखा है BS ब्लूम ने। प्रश्न संख्या 2 में दूसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए या विद्यालय के लिए? तो देखो, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसके पहले साथियों हम कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। अब उन योजनाओं में, अब आपको यहाँ वार्षिक योजना का नाम सुना होगा। वार्षिक योजना जो है अभिभावक के लिए तो मुख्य रूप से उपयोगी होगी नहीं, छात्र, शिक्षक या विद्यालय। तो साथियों, वैसे तो जो दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है, इकाई पाठ योजना बनाई जाती है, आपके वार्षिक योजना बनाई जाती है, मासिक योजना बनाई जाती है, किंतु साथियों अगर हम वार्षिक योजना की बात करें, पूरे वर्ष पर्यंत हमें क्या क्या क्रियाएं करनी है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए मानी जाती है? शिक्षक के लिए, अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है वार्षिक योजना। प्रश्न संख्या 3 में भी दूसरा ही विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और अनुशासन। तो देखो, हर्बर्ट ने जो पंचपदी, हर्बर्ट की पंचपदी का नाम सुना होगा। तो हर्बर्ट ने 4 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे, और इन 4 सिद्धांतों के आधार पर उनके शिष्यों के द्वारा 5 पदों का निर्माण किया गया था, जिसको ही हर्बर्ट की पंचपदी कहा जाता है। तो ये जो 4 सिद्धांत थे, स्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत, और एक और सिद्धांत आता है प्रयोग का सिद्धांत। अनुशासन जैसा सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। इन 4 सिद्धांतों के आधार पर ही 5 पद इनके बनाए गए थे। आपके प्रश्न संख्या 4 में जो एक चौथा विकल्प है साथियों, अनुशासन वाला, यह हर्बर्ट की पाठ योजना में नहीं आता है। चौथे प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयास करने पर एक जैसा परीक्षण दे कहलाता है। एक जैसा परीक्षण दे नहीं, एक जैसा परिणाम दे। टाइपिंग थोड़ी यहाँ पर परिणाम होना चाहिए, ठीक है। एक जैसा परिणाम दे कहलाता है। विश्वसनीयता, न्यायदर्श, वैधता या इनमें से सभी? देखो, जो परीक्षण बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन परिणाम एक जैसा आ रहा है हमेशा, और बार बार प्रयास करने पर भी परिणाम यदि एक जैसा आता है, तो ये मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? विश्वसनीयता कहलाती है साथियों। प्रश्न नंबर 5 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र
प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? अनुवाद का, शब्दकोश का, मौखिक अभिव्यक्ति का या इनमें से तीनों का? देखो, अध्यापक यदि चित्र का प्रयोग कर रहा है या प्रतिमूर्ति का प्रयोग कर रहा है या आंगिक चेष्टा मतलब अंगों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, तो फिर अध्यापक को साथियों शब्दकोश का तो प्रयोग करेगा नहीं, बल्कि किसका प्रयोग करना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक रूप से बता करके बच्चों को अर्थ स्पष्ट कराना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 में तीसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह है अनुदेशक की भूमिका, अध्यापक की भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका या शिक्षार्थी अथवा श्रोतागण की भूमिका। तो देखो, जो पैनल चर्चा है, जब पैनल चर्चा का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षार्थी का होना तो अत्यंत आवश्यक है। शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे हैं, सीखने वाले हैं, या श्रोतागण भी आप कह सकते हो। इसमें एक अनुदेशक तब भी होता है साथियों, इसमें अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसमें अध्यापक की जो भूमिका है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 7 में दूसरा विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है, किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। साधारण स्मरण वाले प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं, वर्गीकरण पद वाले प्रश्न होते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। देखो, कोई भी परीक्षा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, क्या वो रिक्त स्थान वाले या साधारण स्मरण वाले होते हैं? जी नहीं, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रकार है बहुविकल्पी है, हाँ नहीं, सत्य असत्य, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, ये सभी साथियों बहुविकल्पी ये जो सभी है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। और इसमें सबसे ज्यादा जो जैसे ये प्रश्न है 8वां प्रश्न, 8वां क्या, जितने भी यहाँ सारे प्रश्न हल कर रहे हैं तो इसमें एक से अधिक विकल्प होते हैं, ये बहुविकल्पीय वाले यही सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। 8वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा। तो देखो, जो प्रोजेक्ट विधि यहाँ परियोजना विधि की बात की जा रही है साथियों। परियोजना जो विधि है इसमें बेसिक या नैतिक शिक्षा नहीं, ना ही सैद्धांतिक शिक्षा, बल्कि प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 9 में आपके दूसरा विकल्प सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो विधि द्वारा बालक के किस भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन कौशल या लेखन कौशल। तो देखो, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। अब देख करके बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है, मतलब देख करके बच्चा बोल रहा है। अब बोल रहा है तो फिर श्रवण कौशल का तो मूल्यांकन करेंगे नहीं, लिख भी नहीं रहा है तो लेखन कौशल का भी नहीं कहेंगे। अब पठन या उच्चारण, 10वें प्रश्न का सही आंसर है प्राथमिक स्तर पर जो देखो और कहो विधि है इसके द्वारा मित्रों बालक के उच्चारण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 में दूसरा विकल्प आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव या वैधता का अभाव। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनका दोष पूछा गया है, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष की बात की जा रही है। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से आप ले सकते हो, तो व्यापकता का अभाव तो इनमें नहीं होता है। विश्वसनीय अधिक होते हैं साथियों, चाहे कोई भी चेक कर लो, कितनी बार चेक कर लो, एक ही आंसर रहता है उसका फिक्स, तो विश्वसनीयता का अभाव भी नहीं होता है। वैधता का अभाव भी इनमें नहीं होता है, बल्कि इनमें होता है अभिव्यक्ति का अभाव। छात्र जो है अपने विचार जो है वो स्वतंत्र रूप से इनमें अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कौन से प्रश्नों की बात है? यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात है, तो यही इसका प्रमुख दोष माना जाता है। 11वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों।
12वां प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षण विधियों का अर्थ है। शिक्षण विधियों का अर्थ पूछा गया है प्रश्न संख्या 12 में। देखो, शिक्षण को शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर कराना ही शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण को शिक्षण सूत्रों के आधार पर कराना ही शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग यदि आप करते हो तो क्या वो शिक्षण विधियां हैं, या पाठ्य वस्तु को शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को संप्रेषित करना शिक्षण विधियां हैं। सबसे सटीक अर्थ आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है, शिक्षण विधियों का सबसे सटीक अर्थ क्या हो सकता है। तो देखो, शिक्षण विधियों का सबसे सटीक अर्थ रहेगा जो पाठ्य वस्तु है इसको शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को जो संप्रेषित करने की जो तकनीकियां हैं उनको ही शिक्षण विधियां कहा जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 12 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। 13वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि या अर्थबोध विधि। तो कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है, मतलब किसको प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें व्याख्या, दंडान्वय या अर्थबोध नहीं, बल्कि जो खंडान्वय विधि है इसी को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अतः 13वें प्रश्न में जो विकल्प नंबर 2 है आपका, ये आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न को देख लेंगे। एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है। यह रचना शिक्षण की किस विधि में आता है? अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि, भाषा लेखन विधि या मोंटेसरी विधि। तो शिक्षक के द्वारा क्या किया जा रहा है? बालक को पहले चित्र दिखाया, फिर प्रश्न पूछ रहा है, उसके बाद में कहानी को वो पढ़ रहा है साथियों। तो ये रचना शिक्षण की जिस विधि में आता है वो है आपके कौन सी विधि? उद्बोधन विधि। रचना शिक्षण विधि का ही एक भाग है ये। 14वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। तो 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही युग्म नहीं है, जो सही युग्म नहीं है उसका चेंज करना है प्रश्न नंबर 15 में। बिनेटिका विधि, कार्लटन वाशबर्न, मोंटेसरी विधि, मारिया मोंटेसरी, डाल्टन विधि, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, खेल विधि, महात्मा गांधी। तो इनमें से एक तरफ तो विधियों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ उनको देने, उनके प्रतिपादक के नाम दे रखे हैं। तो देखो, बिनेटका विधि जो है ये कार्लटन वाशबर्न ने दी थी, मोंटेसरी विधि मैडम मारिया मोंटेसरी ने दी थी, डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी और खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी, न कि महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी की तो कौन सी थी? बेसिक शिक्षा थी। तो आपके प्रश्न नंबर 15 में कौन सा युग्म सही नहीं है? चौथा युग्म। चौथा विकल्प आपका आंसर होगा 15वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों। वापिस पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। पहले पूछा था कौन सा युग्म सही नहीं है, अब कौन सा युग्म सही है। तो प्रवचन विधि अनुवाद शिक्षण की है, उद्बोधन विधि व्याकरण शिक्षण की है, व्याख्यान विधि गद्य शिक्षण की है और गीत विधि पद्य शिक्षण की है। अब इनमें से जो युग्म सही आपको लगता है वो प्रश्न संख्या 16 में देखिएगा। आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में साथियों जो चौथा विकल्प दे रखा है गीत विधि, गीत विधि का प्रयोग पद्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पद्य में। ये बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ही यहाँ पर गलत दे रखे हैं। 16वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि कहते हैं, भाषा संसर्ग विधि कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं या शब्द प्रदान विधि कहते हैं। तो देखो, प्रयोग विधि को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है साथियों? आगमन विधि। प्रश्न संख्या 17 में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सटीक आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो, अगर किसी प्रश्न में कहीं कोई त्रुटि लगे तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो साथियों। प्रश्न नंबर 18, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है क्या? पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से आकलन की प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो देखो, प्रश्न संख्या 18 में जो तीसरा और चौथा विकल्प है
इनको तो आप हटा सकते हो। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि केवल शिक्षक का निष्पादन या केवल बच्चे का निष्पादन, तो केवल शब्द केवल बच्चे का या शिक्षक का नहीं, यहाँ पर दोनों ही केवल शब्द आ रहा है, इसलिए दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो 18वें में पहला या दूसरा? साथियों, भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से नहीं होती, बल्कि ये सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। सबसे सटीक आंसर आपके प्रश्न संख्या 18 में दूसरा विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं हैं? बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, सारांश प्रस्तुत करना। तो प्रश्न को समझोगे बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो साथियों। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन यदि आपको करना है तो इनमें से जिस तरह के प्रश्न सहायक नहीं होते हैं, भाई भाषिक अभिव्यक्ति वो सारांश प्रस्तुत करके भी कर सकता है, निबंधात्मक प्रश्नों में भी अपनी भाषिक अभिव्यक्ति कर सकता है और लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी कर सकता है, किंतु बहुविकल्पीय जो प्रश्न है इसमें भाषिक अभिव्यक्ति वो कर ही नहीं पाएगा तो आकलन कैसे करोगे? इस वजह से प्रश्न संख्या 19 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 है मित्रों आपके, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो देखो, लिखित कार्य का आकलन कर रहा है तो क्या लिखित कार्य के आकलन में तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेगा तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? जी नहीं। पहला, तीसरा या दूसरा? 20वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो बच्चों का लिखित कार्य का आकलन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अभिव्यक्ति, विचार, किस प्रकार से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न नंबर 20 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में पूछ रहा है, किस विद्वान का मूल्यांकन उपागम उद्देश्य केंद्रित है? बीएस ब्लूम का, मॉरिसन का, हर्बर्ट का या ड्यूवी किलपेट्रिक उपागम? तो देखो, इसी पेपर में हमने एक प्रश्न को हल किया था, उसमें नाम आया था बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम का नाम क्यों प्रसिद्ध है? उद्देश्य से संबंधित। ठीक है, तो इनका मूल्यांकन उपागम जो है ये भी कैसा है? उद्देश्य केंद्रित है। 21 में पहला विकल्प आपका आंसर है साथियों। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे। अंतिम प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन को कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके, और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मैंने वहां कोर्स चला रखा है, तो आप निश्चित रूप से उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 22 है, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण अग्रसारण, शिक्षण नियंत्रण। तो देखो, उद्देश्यों को जब हम दैनिक पाठ योजना बनाते हैं तो उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखते हैं साथियों, और ये जो कार्य है ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। 22 में आपके पहला विकल्प सही है। ये आपके शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 6 कंप्लीट होता है। मिलेंगे साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।